नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे प्रकाशिकी को लेकर के, ऑप्टिक्स को लेकर के कि किस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रकाशिकी की अलग अलग विभिन्न परिघटनाएं क्या हैं, उनके उदाहरण क्या हैं और कैसे वहाँ से प्रश्न आते हैं। दोस्तों, प्रकाशिकी को लेकर इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दी गई है जिसमें प्रकाश के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों के मत को लेकर के और प्रकाश की चाल को लेकर के वहाँ पर चर्चा की गई थी। तो ये वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें प्रकाश की अलग अलग परिघटनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें उदाहरणों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या आपसे जो है प्रकाश परावर्तन के नियम क्या हैं वहां से प्रश्न पूछ ले, तो इस तरह से इसमें से आते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जैसे पिछली बार सीईटी के एग्जाम में पूछ लिया गया कि बताइए निम्न में से कौन सी घटना है जिसमें प्रकाश जो है वापस लौटकर उसी माध्यम में आ जाता है, किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इसमें से कौन सी घटना है? क्या अपवर्तन है, क्या परावर्तन है, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है? तो यहां पर हम देखेंगे परावर्तन क्या है। इसके लिए हम एक पृष्ठ बनाएंगे जिसका नाम है परावर्तक पृष्ठ। क्या नाम है? परावर्तक पृष्ठ, यानी कि प्रकाश इसमें से टकरा करके वापस जाए। ये प्रकाश आने वाला है यहां से और इस पृष्ठ से जैसे ही टकराया, टकराने के बाद ये प्रकाश की जो किरणें हैं वापस उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो ये प्रकाश एक माध्यम से आया, आने के बाद इस परावर्तक पृष्ठ का मतलब जिससे प्रकाश से टकरा करके वापस चला जाए। जैसे कुछ दर्पण हो गया अपना, जैसे दर्पण हो सकता है, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर दर्पण, मिरर हो गया ना। तो जैसे ही इस दर्पण से प्रकाश से टकरा करके टकराएगा तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। प्रकाश की यह घटना ही कहलाती है क्या? परावर्तन। क्या कहलाती है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों यहां पर याद रखिए, ये जो प्रकाश की किरण है, चूंकि ये आ रही है, आने वाली है, इसलिए इसका नाम है आपतित आपतित किरण या आपतित प्रकाश किरण। ठीक है। और ये प्रकाश जो है, प्रकाश की घटना यानी कि परावर्तन होने के पश्चात वापस लौट जाती है, तो इसका नाम है परावर्तक किरण। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसमें मध्य से अभिलंब, अगर हम इसमें लंब डाल दें तो ये इसका अभिलंब हो जाएगा। इसको लिखेंगे, ये है इसका अभिलंब। अभिलंब क्या है? इस पर डाला गया जो लंब है वो क्या है? अभिलंब। तो ये दो पार्टों में डिवाइड हो गया। अगर हम इसमें देखें तो ये जो किरण है इसको हम नाम ले सकते हैं क्या? आपतित किरण। और ये क्या है? परावर्तित किरण या परावर्तक किरण। ठीक है। लेकिन यहां पर दो कोण हमें प्राप्त हुए, जिनमें से एक कोण है जिसका नाम है आई, कोण आई, और जो ये कोण है इसका नाम है कोण आर। इन दोनों को हम, चूंकि आपतित किरण के कारण बनने वाला कोण है कोण आई और परावर्तक किरण के कारण बनने वाला जो कोण है वो है कोण आर, तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे आपतित, या इसको आपतन लिख सकते हैं हम। आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण यानी जो आपतन कोण है वो किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये जो पॉइंट है ये प्रकाश के परावर्तन का नियम भी है। और यहां से हम याद रखेंगे कि ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण यानी ये जो कोण है आई, ये बराबर है किसके? परावर्तन किरण के, परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर है? परावर्तन कोण के। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोण आई बराबर है कोण आर के, यानी ये जो कोण है वो दोनों बराबर है। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछ लिया यहां पर, यदि कोण आई बराबर हो, मान लीजिए 45 डिग्री, तो कोण आर बराबर क्या होगा? तो हमें पता है
कोण आई बराबर होता है कोण आर, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कोण आर की जो वैल्यू है वो भी कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। इस तरह से इसमें पूछ लेते हैं। तो परावर्तन में हम ये याद रखेंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से आता है और किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराता है, जैसे मिरर है, दर्पण है, तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है और वहां पर कुछ एंगल बनते हैं। वो किस तरह से बनते हैं, ये है कोण आई, इस तरह से कोण आई, और ये है कोण आर। कोण आई जो है वो हमेशा बराबर होगा कोण आर के। यदि कोण आई का मान कम होता है तो कोण आर का मान भी क्या होगा, घटेगा। और यदि कोण आर का मान बढ़ता है तो कोण आर जो है, आई जो है, उसका मान भी बढ़ेगा। या हम कह सकते हैं कोण आई का मान बढ़ेगा तो कोण आर का मान बढ़ेगा, और कोण आई का मान यदि कम होता है, न्यून होता है, तो कोण आर का मान भी कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, ये किसके बारे में है, प्रकाश के परावर्तन के कारण। इसके अगर रूल्स में देख लें, हम इसके नियमों में देख लें, तो एक नियम तो यही हो जाएगा इसका कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन सावधानी ये रखनी है हमें, ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये बराबर होते हैं, ये कैसे पृष्ठ के लिए हैं, ये समतल पृष्ठ के लिए हैं। कैसे पृष्ठ के लिए, समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ यानी जैसे मिरर, जो उबड़ खाबड़ ना हो, जिसमें से प्रकाश नियमित रूप से जा सके। अगर हम पृष्ठ मान लीजिए ले लेते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से पृष्ठ ले लेते हैं, इसको बोलते हैं विसरित विसरित परावर्तन। और यहां पर जो पृष्ठ है वो कैसा है, अनियमित है या खुरदरा है। तो उस कंडीशन में जो स्थिति होगी वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर ना होकर के और किस तरह से होगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसमें से अगर हम अभिलंब डालें तो हम देखेंगे कोण आर जो है उसका मान कम है, लेकिन कोण आई जो है, आई का मान तो कम है लेकिन कोण आर का मान बहुत ज्यादा है। ठीक है, या ऐसे हो सकता है कि प्रकाश इस तरह से आया और इस तरह से वापस चला गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोण आर का जो मान है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा कोण आई की तुलना में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, इसे बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं विसरित परावर्तन। तो परावर्तन में जो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं वो किस में होते हैं, प्रकाश के परावर्तन में समतल पृष्ठ अगर है, पृष्ठ अगर समतल है, बिल्कुल खुरदरा नहीं है प्रकाश, तो उस कंडीशन में से बोलते हैं समतल पृष्ठ में कि कोण आपतन कोण जो है वो किसके बराबर है, परावर्तन कोण के बराबर है। अब प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि परावर्तन जो है प्रकाश का वो हमारे लिए कैसे उपयोगी है, या उसमें से कौन से उदाहरण है जिनको हम इसके द्वारा समझ सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, हम किसी भी वस्तु को जो देख पाते हैं तो वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। जैसे आपको फिलहाल ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है। और कैसे होती है, आपने इस बोर्ड को देखा, यहां से क्या है, इस बोर्ड से चूंकि प्रकाश आ रहा है, कृत्रिम हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, प्रकाश इस बोर्ड पर आपतित होता है। आपतित होने के बाद में, इससे टकराने के बाद में प्रकाश वापस से परावर्तन होता है प्रकाश का, और टकराने के बाद प्रकाश जो है वो आपकी आंख की रेटिना पर गिरकर वहां पर इसका यानी बोर्ड का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जिसको आपका जो ब्रेन है, मस्तिष्क से, वो सीधा करके दिखाता है। तो ये पूरी घटना होती है किसके कारण से, प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो उदाहरणों में हम यह लिख सकते हैं, क्या उदाहरण है, तो जैसे देखना संभव है इसके कारण। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देखना संभव है। और इसके अलावा प्रकाश को अगर एक दिशा से दूसरे दिशा में पहुंचाना हो, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाना हो, तो उस कंडीशन में भी हम किसका यूज करते हैं, परावर्तन का यूज करते हैं। प्रकाश को परावर्तित करने के लिए हम जैसे दर्पण का यूज करते हैं, तो दर्पण के माध्यम से पूरा जो प्रकाश है वो वापस दूसरी या उसी दिशा में लौट जाता है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो किस में हैं, प्रकाश के परावर्तन पर। और मुख्य रूप से जैसे एक बार प्रश्न पूछा गया कि बताइए तारों को देखना निम्न में से किस घटना का उदाहरण है, और ऑप्शन में क्या थे, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों आप तो समझदार हैं, निश्चित रूप से गलत नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने ये पढ़ा नहीं था और एक पॉइंट उन्होंने अच्छे से पढ़ा था कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण है, तो वो यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे और उन्होंने क्या कर दिया था कि वहां पर अपवर्तन, लेकिन वहां पर प्रश्न क्या दिया था, तारों का दिखना।
किसी चीज का दिखना जो है वो उदाहरण होता है कैसा, परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन का। ठीक है, तो एक तो नियम इसमें यह है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकंड क्या है, आपतन कोण, आपतन किरण, परावर्तक किरण और अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, आपतन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ये यहाँ पर इस तरह से। तो ये प्रकाश के क्या हैं, अलग अलग नियम हैं और ये प्रकाश के उदाहरण हैं। इसमें विशेष जो याद रखना है, हमें यही याद रखना है कि प्रकाश जब आता है, आने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाता है, तो प्रकाश की यह घटना कहलाती है क्या, परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम वीडियो को आगे चलाते हैं। अब देखिए आगे, ये तो हो गया प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश के परावर्तन के बाद में अगला जो पॉइंट है वो है अपना प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हम डालते हैं इसमें, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, या इसको बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, अपवर्तन को लेकर के इतने उदाहरण पूछे गए हैं, इतने प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से, और ज्यादा से ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो प्रकाश अपवर्तन के उदाहरणों से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि धुएं के पार वस्तुएं जो है हिलती हुई नजर आती है, बताइए निम्न में से प्रकाश के किस गुण के कारण ऐसा होता है, तो क्या आ जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, इसको अपवर्तन क्या है पहले ये समझते हैं। अपवर्तन को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से आता है और जैसे ही वो सेकंड माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसका जो मार्ग है, प्रकाश का जो मार्ग है वो कैसा हो जाता है, विचलित हो जाता है प्रकाश, या प्रकाश अपने मार्ग से भटक जाता है, विचलित हो जाता है, बदल जाता है। प्रकाश के मार्ग बदलने की ये घटना ही कहलाती है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम जैसे ठोस हो सकता है, दूसरा माध्यम जैसे कुछ जल हो सकता है, द्रव हो सकता है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मूल पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, और प्रकाश की ये घटना ही कहलाती है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं, या मैं ये कहूं प्रकाश का जो अपवर्तन है उसमें दो स्थिति होती है। स्थिति फर्स्ट क्या है, स्थिति फर्स्ट ये है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए, विरल माध्यम में जाए, तो क्या स्थिति होगी, यानी कि प्रकाश की किरणों में क्या बदलाव होगा। दोस्तों, यहां पर इसको ऐसे समझ लें हम कि ये एक काल्पनिक पृष्ठ है जो दो अलग अलग माध्यमों को बांटता है। अभी समझिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अच्छे से समझ आएगा। ये मान लीजिए प्रकाश की कोई किरण है, ठीक है, प्रकाश की आपतित किरण, आपतित प्रकाश किरण, यानी कि जो आने वाली प्रकाश किरण है वो जैसे प्रकाश आई, इसको जाना तो कहां चाहिए था, इस ओर इसको जाना चाहिए था, लेकिन इस ओर ना जा करके, और ये क्या है, ये किधर भटकेगी, तो वो डिपेंड करता है, मतलब नीचे की ओर अभिलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी, वो डिपेंड करेगा क्या, प्रकाश कहां से कहां जाता है। तो यहां देख लेते हैं, हम इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं कि प्रकाश सघन से और विरल माध्यम में जाता है। सघन से यानी कि ये माध्यम कैसा है, यहां लिख देते हैं माध्यम
सघन, और सघन माध्यम क्या हो सकता है, जैसे लिख लें हम यहां पर जल, ठीक है, और यहां पर लिख लेते हैं माध्यम विरल। अभी समझेंगे सघन और विरल माध्यम क्या है। माध्यम विरल, और माध्यम विरल क्या है, तो जैसे इसमें लिख लेंगे वायु, ठीक है। तो सघन से विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में, सघन और विरल का क्या कॉन्सेप्ट है ये। सघन का मतलब आप समझिए जिसमें अणु परमाणुओं की मात्रा ज्यादा हो, उपस्थिति ज्यादा हो। जैसे मैंने कहा कि बताइए जल और वायु में से सघन कौन है, तो सघन कौन है, इसमें जल है। विरल कौन है, वायु। मैंने कहा कि बताओ वायु और निर्वात में सघन कौन है। सघन मतलब जिसमें अणु परमाणुओं की मात्रा ज्यादा हो दूसरी के बजाय, तो इसमें सघन माध्यम कौन है, वायु है। अब सघन, क्योंकि निर्वात में तो अणु परमाणु होते ही नहीं है, माध्यम होता ही नहीं है, तो यहां पर कौन सा है, सघन, वायु है। विरल कौन सा है, निर्वात। ऐसे आपसे पूछा जाए कि बताओ कांच और जल में सघन कौन है, तो कांच और जल में सघन जिसमें अणु परमाणुओं की मात्रा ज्यादा हो, कांच ज्यादा सघन है क्योंकि ठोस है। विरल कौन सा है, जल। तो इस तरह से सघन और विरल माध्यमों को हम समझेंगे। तो यहां पर माध्यम सघन कौन सा है, जल है। विरल माध्यम ले लिया हमने, वायु। तो जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है। अगर हम यहां पर एक डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, तो ये इस पे हम अभिलंब डालें, तो इस स्थिति में क्या है, ये जाना चाहिए था इस प्रकाश किरण को यहां पर, लेकिन यहां ना जाकर के और ये अपने मार्ग से कुछ इस तरह से भटक जाता है। प्रकाश की घटना ही कहलाती है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। और अपवर्तन में जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो क्या होगा, यहां लिख देंगे अभिलंब से दूर हटेगा। क्या होगा, इसको अभिलंब से दूर जा रहा है। देखो भी जाना तो चाहिए था इस मार्ग में, अगर ये नीचे झुकता, ये जो है वास्तविक स्थिति जो होती, अगर यहां से नीचे आता तो हम कहते हैं अभिलंब की ओर झुक रहा है। लेकिन अभी क्या है, अभी प्रकाश जो है इस अभिलंब से दूर हट रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, इसलिए हमने कहा यहां पर कि प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगा। यहां लिख देंगे अभिलंब से दूर हटना, अभिलंब से दूर हटना, ये यहां पर स्थिति होती है। ठीक है, आगे देखें हम सेकंड स्थिति क्या है। सेकंड स्थिति ये है, यहां पे लिख लेते हैं हम स्थिति सेकंड। ठीक है, स्थिति सेकंड में क्या है, जब प्रकाश इस बार उल्टा हो जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, सघन माध्यम में जाए। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए सर, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वही स्थिति होती है यहां पर कि ये एक काल्पनिक पृष्ठ है जो दोनों माध्यमों को बांटता है, डिवाइड करता है, सघन को विरल को अलग अलग करता है। ये प्रकाश किरण है जिसका नाम है आपतित प्रकाश किरण, इसका नाम है आपतित प्रकाश या आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, ये आपतित प्रकाश किरण जब इस माध्यम से आती है जिसका नाम है क्या, तो यहां पर देखेंगे हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो यहां लिख देंगे माध्यम कैसा, विरल माध्यम। और विरल माध्यम में जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए वायु, क्या लिख दिया, वायु, और यहां लिख दिया माध्यम सघन, और सघन माध्यम में क्या लिखेंगे हम, जैसे कांच ले लिया हमने। ठीक है, अभी जो बताया था उस हिसाब से, है ना। तो ये प्रकाश किरण जैसे ही सघन से विरल से सघन माध्यम में आती है, माध्यम विरल है ना, विरल से सघन माध्यम में आती है, तो इसे जाना तो चाहिए था इस और मूल मार्ग तो ये होना चाहिए इसका, लेकिन प्रकाश की चाल के अंतर के कारण, या मैं कहूं कि माध्यमों में भिन्नता होने के कारण, ये अभिलंब से नीचे की ओर झुक जाती है। और प्रकाश की यह घटना ही कहलाती है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि ये हुआ कि जब प्रकाश, आपतित प्रकाश यहां पर आई और जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, ये विरल से सघन माध्यम में गई, तो वह अभिलंब से नीचे की ओर झुकती है, जबकि
जाना कहाँ चाहिए था इसे इस स्थिति में, लेकिन ये थोड़ा नीचे की ओर झुक जाती है, तो हम यहां पर लिखेंगे अभिलंब की ओर झुकना, अभिलंब की ओर झुकना। अब दोस्तों सवाल यहां पर यह उठता है कि प्रकाश की अपवर्तन की जो घटना है वो क्यों होती है, यानी कि प्रकाश अभिलंब से कभी दूर जा रहा है या कभी अभिलंब की ओर झुकता है, तो इसमें ऐसा क्यों होता है। इसको समझने के लिए आप एक बात याद रखिए, इससे पिछली जो वीडियो है उसमें अपन ने अच्छे से चर्चा की इसकी कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। जैसे हम अगर निर्वात की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, सबसे ज्यादा 3 गुणा, निर्वात में जो चाल है वो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति कितनी होगी, सेकंड होगी, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके अलावा जैसे हम कम की ओर आएंगे, विरलता की ओर, जैसे हम वायु में आएंगे या मैं बात करूं कि हम जो है जल में, द्रव में आएंगे, तो उसमें प्रकाश की चाल और कम हो जाएगी, 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जैसे ही हम कांच की बात करेंगे तो और कम हो जाएगी। यानी कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल में अंतर होने के कारण ये जो है अपवर्तन की घटना वो घटित होती है या अपवर्तन की घटना होती है। तो आपको दो बातें प्रकाश के अपवर्तन में याद रखनी चाहिए। एक तो ये कि यह होती क्या है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे मीडियम में जाता है, प्रवेश करता है, तो उस स्थिति में उसका मार्ग जो है, उसका पथ जो है, रास्ता जो है वो क्या हो जाता है, भटक जाता है। ये ठीक ऐसे है जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कोचिंग करने या पढ़ाई करने और वो मार्ग जो है किसी न किसी कारण से भटक जाते हैं, वो कभी पार्कों में चले जाते हैं, वो कभी कहीं और चले जाते हैं, यानी कि अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हालांकि आप सब समझदार हैं, आप ऐसा नहीं करते होंगे। तो यहां पर भी क्या है, प्रकाश भी उसी प्रकार से है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से भटक जाता है। पहला पॉइंट तो आप परिभाषा याद रखिए। दूसरा ये याद रखिए कि प्रकाश जो है दो स्थितियों में अपवर्तन की घटना हो सकती है। एक तो अगर हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएं, सघन मतलब ज्यादा गहरा, जिसमें अणु परमाणु ज्यादा हो, सांद्रता ज्यादा हो, ऐसे समझिए आपको। तो यहाँ पर सघन क्या है, जल है, वाटर है। इसकी तुलना में विरल क्या है, वायु। दोनों में अंतर होता है ना। तो यहां पर प्रकाश का वेग कम होता है, यहां पर ज्यादा होता है। जैसे ही ये प्रकाश के कम वेग से ज्यादा वेग में आता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। और अगर हम बात करें जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है, यानी कि ये माध्यम कैसा हो गया, विरल, जिसमें वायु है, और ये कैसा है माध्यम, सघन, जिसमें कांच है। तो विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा ना, जैसे ही कांच में जाएगा तो वह नीचे की ओर झुक जाएगा। तो ये है प्रकाश की अपवर्तन की दोनों स्थितियां, अपवर्तन की घटना। अपवर्तन में एक बात और याद रखिए दोस्तों कि आपसे पूछा जाए कि अपवर्तन की जो घटना है क्यों घटित होती है, जो अभी चर्चा कर रहे थे जिसकी, तो ये इसलिए घटित होती है क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है वो अलग अलग होती है। इसीलिए यहां पर जो अलग अलग माध्यम में प्रकाश जाते हैं तो वो अपने मूल पथ से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके जो उदाहरण है इंपॉर्टेंट, उनकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। हो गया ये कंप्लीट दोस्तों। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। और अभी ये स्थिति हो गई, इसमें से सवाल इसी तरह से पूछ लेते हैं कि बताइए प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या स्थिति होती है, और वो आपको वहां पर ऑप्शन देगा, क्या अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, या पहले झुकेगी फिर दूर हटेगी, या कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे ऑप्शन आपको वहां पर मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अपवर्तन जो है, अपवर्तन के उदाहरण इतने इंपॉर्टेंट है कि अधिकतर जो एग्जामों में प्रश्न आते हैं वो उदाहरणों को लेकर के आते हैं। तो हम उदाहरणों में से याद रखेंगे। सबसे पहला उदाहरण प्रकाश के अपवर्तन का। दोस्तों बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि किसी जल में पड़ा हुआ जो है सिक्का आपको थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। ये सिक्का यहां पर है और आपको थोड़ा सा आभासी स्थिति, यानी वास्तविक स्थिति तो ये है, वास्तविक जो स्थिति है वो क्या है सिक्के की, ये है, यानी कि जल में पड़ा हुआ है नीचे पेंदे में,
और आपको थोड़ा सा ऊपर दिखा देगा, यानी कि ये आभासी स्थिति है, आभासी स्थिति। तो ये घटना भी किसकी है? प्रकाश के अपवर्तन की। क्योंकि इसमें क्या है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मूल पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। यहाँ पर ये जो है वस्तु आपको ऐसे दिखाई देगी। सेकंड ऑप्शन, जैसे एक हम ये पढ़ते हैं कि एक पात्र में जो कि जल से आधा भरा हुआ है और इसमें अगर हम कोई पेंसिल डुबोएं तो वह आपको कुछ तिरछी इस प्रकार से नजर आती है, कुछ तिरछी नजर आती है। हालांकि इसमें दोस्तों याद रखिए, पेंसिल कभी पानी में डूबती नहीं है, तैर ही जाती है। लेकिन यहाँ पर हम छड़ मान सकते हैं, कोई भी छड़ अगर पानी में इस प्रकार से आधी इसको डुबोते हैं तो उसका जो एक हिस्सा है आधा जो कि पानी में है वो आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा, यानी कि थोड़ी आभासी स्थिति में दिखाई देगा। तो ये घटना भी कौन सा है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण है, ऐसा होता है। और देखिए, आपने ये बात नोट की हो शायद कि जब भी कभी हम आग जलाते हैं और उसकी जो धुआं है, धुएं के पार, जैसे ये आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, शायद इसको सर्दी लग रही होगी जब ये आग के पास में खड़ा है, और ये क्या है? धुआं है। ये क्या है? धुआं, शाम है, धुआं धुआं, है ना। तो ये व्यक्ति जो है ये यहां पर रखी किसी वस्तु को देखता है, ये कोई वस्तु है। इस स्थिति में इसको ये जो वस्तु है वो हिलते हुए नजर आएगी। कैसी नजर आएगी? हिलते हुए नजर आती है, हिलते हुए दिखना। ऐसी दिखेगी जैसे ये वस्तु हिल रही है। वास्तव में कैसी होती है? वास्तव में तो स्थिर होती है। अब हिलती थोड़ी, ये नहीं है कि जो है आपकी धुआं की वजह से वस्तु भी हिलने लग जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। बाकी इस व्यक्ति को कैसे दिखेगी? ये हिलती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर भी प्रकाश का अपवर्तन है। कैसे? यहां पर प्रकाश का मार्ग अलग होगा, यहां पर अलग होगा, और धुएं से जब प्रकाश जाएगा तो वो मार्ग अलग होगा। तो आपको कैसे दिखाई देगा? हिलते हुए ये जो है दिखाई देती है। आगे देखिए, इसके बाद में उदाहरण जैसे 4 नंबर पर, ये कोई कुआं है जो जल से कुछ आधा भरा हुआ है। दोस्तों आजकल तो वैसे कुएं समाप्त हो गए हैं लगभग, और जल स्तर नीचे होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि कुएं और जो बावड़ियां हैं वो क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। लेकिन पहले का समय था जब बहुत ज्यादा मात्रा में बावड़ियां हुआ करती थी, कुएं हुआ करते थे, जिससे जल स्तर ठीक रहता था। आजकल क्या, समर्सिबल के कारण जो है जल स्तर बहुत नीचे चला गया। तो यहाँ पर जो कुएं होते थे पहले, आपने शायद कभी देखे हो, और किस किस ने देखे हैं ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। ये जो कुएं होते थे इनमें पानी भरा होता था नीचे, और इनमें से जो है रस्सी डालकर सीधा इस तरह से ही पानी खींच लिया करते थे। ठीक है, इस प्रकार से इसमें से पानी भर करके उससे काम चलाया करते थे। ये शुद्ध जल हुआ करता था। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपवर्तन को लेकर के, क्या उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो कुआं है ये जितना गहरा होता था, ये गहरा तो होता है मान लीजिए बहुत ज्यादा, इतना इसका डबल, और आपको दिखेगा ये यहां से भाई इसका जो पैंदा है वो यहाँ पर है, इसकी निचली जो सतह है वो यहाँ पर है, ऐसा दिखेगा। लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में ये कुआं जो है वो बहुत ही गहरा है। तो कुएं की गहराई का कम दिखना भी किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। तो ये हम याद रखेंगे। इसके अलावा अगला पॉइंट उदाहरणों में से ही, जैसे आपने देखा हो अब ये गर्मी का ही मौसम है, और गर्मी के मौसम में आपने एक विशेष घटना शायद नोट की हो, और नहीं की तो आप नोट करना कि जूस वाले जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ग्लास में कुछ 2-3 नींबू जो है, इसको लिख देते हैं नींबू। नींबू को ग्लास में पानी में डुबोकर इस तरह से रखते हैं ताकि ग्राहकों को शायद लगे कि इसमें नींबू भी डालते हैं ना, ऐसा शायद वो इसलिए ऐसा करते होंगे, और थोड़ा अट्रैक्टिव लगे तो नींबू डाल करके गिलास को इस तरह से रखते हैं। लेकिन ये जो है देखने वालों को ये नींबू कैसे लगते हैं? बड़े, संतरा मौसमी टाइप में ही लगते हैं, यानी कि थोड़े बड़े दिखाई देते हैं। किस कारण से? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, और देखिए इसके अलावा जैसे हम बात करें, इसमें ये कोई पात्र है, ये तालाब आदि है, और इस तालाब में ये क्या है? आप समझ गए होंगे क्या है ये? मछली। ये मछली पड़ी हुई है, तैर रही है या स्थिर है जो भी, और ये पानी भरा हुआ है। तो इसमें दोस्तों ये जो मछली है
ये सिक्के वाली स्थिति ही ये जहां पर होगी उससे थोड़ी सी ऊपर आपको दिखाई देगी, यानी कि ये तो है इसकी क्या वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति, और आपको जो ये दिखाई देगी वो थोड़ी सी आभासी स्थिति, यानी आपको ये यहां पर दिखाई देगी, ये मछली आपको यहां पर दिखाई देगी। ठीक है, आभासी स्थिति ये है इसकी आभासी स्थिति। तो इस मछली का आभासी स्थिति में थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाई देना कौन सा उदाहरण है, प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है अपवर्तन के, और भी उदाहरण हम पढ़ते हैं इसमें। जो सबसे महत्वपूर्ण एक उदाहरण इसमें आता है कि जब सूर्य उदय होता है, दोस्तों सूर्य उदय के समय क्या है, सूर्य आपको उदय होने से पहले ही दिखाई देने लग जाता है, और जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद तक भी दिखाई देने लगता है या देता है। तो प्रकाश के यहाँ पर अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं, ये तो हो गया आपका, मान लीजिए पृथ्वी, समझने के लिए इसको ऐसा बना रहे हैं, बाकी पृथ्वी हमें पता है सूर्य से बहुत ज्यादा छोटी है ना। समझने के लिए यहां पर क्या है, सूर्य होता है वास्तव में यहां पर वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति ये होती है सूर्य की। ठीक है, लेकिन आपको जो सूर्य है इसमें वो दिखाई देता है कहां पर, क्षैतिज से ठीक इस प्रकार से ऊपर, यानी कि ये आभासी स्थिति है। ठीक है, आपको यहां दिखाई देगा। सूर्य उदय जब होता है तो वो वास्तव में ऊपर नहीं होता, हमें ऊपर दिखाई देता है या पहले ही दिखाई देने लग जाता है। और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद तक भी हमें इस प्रकार से दिखाई देते रहता है, ऐसा लगता है कि सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और यहाँ पर एक विशेष बात ये कि इसके कारण जो है 2 मिनट दिन का समय और 2 मिनट मतलब सुबह का समय और 2 मिनट शाम का समय, यानी टोटल 4 मिनट का समय बढ़ जाता है पूरे दिन में। किस घटना के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये अपवर्तन के कुछ 5, 6, 7 उदाहरण हो गए। इन उदाहरणों से हम प्रश्न देख सकते हैं। एक उदाहरण इसमें लास्ट और हम कर लेते हैं जाते जाते। सूर्य का सूर्योदय के समय सूर्य का चपटा दिखना, यानी सूर्य उदय के समय सूर्य उदय और अस्त दोनों के समय सूर्य का जो चपटा दिखना है वो भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो इसमें से जो प्रश्न आते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण जो है वहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए धुएं के पार वस्तुओं का हिलते हुए दिखाई देना किसका उदाहरण है। ठीक है, या एक उदाहरण जो बहुत ज्यादा चर्चित है और उसको बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, उदाहरण नंबर 9 डाल देते हैं, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, ये टिमटिमाते दिखाई देना प्रकाश का कौन सा उदाहरण है, अपवर्तन का। दोस्तों होता क्या है कि ये हमारी पृथ्वी है और तारे जो हैं वो हमसे बहुत ज्यादा प्रकाश वर्ष दूर हैं। तो इनके मध्य जब प्रकाश यहाँ से गुजरता है, हम यहाँ से देखते हैं, तो उस स्थिति में क्या है, यहाँ पर अलग अलग माध्यम है। कहीं पर प्रकाश का वेग ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, और इस स्थिति में आते आते हमें प्रकाश इस रूप में प्राप्त होता है। तो हम जब देखते हैं तो अलग अलग माध्यमों से प्रकाश गुजरता है, और अलग अलग माध्यमों से प्रकाश जब गुजरेगा तो हमें पता है अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। तो इस तरह से जो तारा है, जो स्टार है, वो हमें टिमटिमाते नजर आते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में तारे जो है हमेशा प्रदीप्त होते रहते हैं, हमेशा उसमें से जो है प्रकाश आता रहता है, क्योंकि तारे भी क्या हैं, जैसे सूर्य भी एक तारा है, इसी प्रकार से अन्य तारे भी इसी प्रकार से हैं, सूर्य की तरह ही। वो हमेशा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा हमें ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश देते रहते हैं। बस ये है कि वो हमसे बहुत ज्यादा प्रकाश वर्ष दूर होने के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते, या हमें कम दिखाई देते हैं, या हमें रात को ही दिखाई देते हैं। बाकी दिन में भी प्रकाश उसी तरह से देते हैं, वो रात में भी उसी तरह से देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतनी ही चर्चा करेंगे, और बाकी की जो वीडियो है वो उसमें अपन प्रकाश के अन्य जो परिघटना है उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।